2024 चुनाव को लेकर जो सर्वे हुआ है, बीजेपी उस सर्वे के आंकड़ों से उत्साहित है। बीजेपी के नेता करण नंदा ने कहा है 2024 चुनाव में बीजेपी सर्वे के आंकड़ों को भी पार करेगी, मोदी की गारंटी अपना काम करेगी और तीसरी बार भी मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2024 चुनाव को लेकर हुए सर्वे से बीजेपी उत्साहित। हिमाचल बीजेपी के नेता हैं करण नंदा, उन्हीं का बयान सामने आया है। 2024 चुनाव में बीजेपी सर्वे के आंकड़ों को पार करेगी, मोदी की गारंटी अपना काम करेगी, तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कह रहे हैं करण नंदा। ओपिनियन पोल सामने निकल कर आए हैं, उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉपुलर गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लोग निरंतर अपनी मोहर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो ओपिनियन पोल है 295 से लेके 235 सीटों के आसपास आया है। लोअर आंकड़े से जो है हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर जो ऊपर का आंकड़ा है उससे बढ़ चढ़कर ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम एक और बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बीजेपी नेता उत्साहित हैं और कुल मिलाकर वही बात जो अभी कुछ देर पहले हमने आपके सामने रखी थी ना, राम नाम और काम, उसी के भरोसे बीजेपी को ये पूरा आश्वस्त पार्टी नजर आ रही है कि 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक लगने वाली है। और इस बीच एबीपी न्यूज पर जो सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए, रीजन वाइज उसका ब्रेकअप आपको दिखाते हैं। ये उत्तर भारत का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रख रही हूं। उत्तर भारत में देखिए कुल 180 सीटों का गणित, यहां पर एनडीए को 50% वोट शेयर मिलता हुआ, इंडिया को 36% वोट शेयर मिलता हुआ, अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ। और अब अगर इसे सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए, 2024 में 180 उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया की ये सीटें, इसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 150 से 160 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 5 सीट। तो ये तो उत्तर भारत की जो 180 सीटें हैं उसका पूरा गणित आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजन आपके सामने रख देती हूं और उसका आंकड़ा आपको दिखा देती हूं। ये जो अगला रीजन है ये देश के पश्चिमी हिस्से का है। इसमें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात का ये आंकड़ा, कुल 78 सीटों का ये आंकड़ा, और इसमें वोट प्रतिशत के मामले में इंडिया पर किस तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए के खाते में 46% वोट शेयर जा सकता है इन राज्यों में पश्चिमी भारत में, और इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर आ सकता है, अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाता हुआ। तो 78 सीटें हैं ये, और इन 78 सीटों का अगर सीट वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये अनुमान जता रहा है कि एनडीए को इन 78 में से 78 में से 45 to 55 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये है वो बड़ी तस्वीर, और इसी वजह से वो सवाल जो पहले भी आपके सामने रखा था, एक बार फिर से जरा सवाल सामने ले आइए। और सवाल वही, राम नाम काम 300 प्लस का इंतजाम, और ये 300 प्लस वाला इंतजाम राम नाम काम के जरिए उत्तर भारत में भी पश्चिमी भारत में भी ये सब कार्ड्स बीजेपी के फेवर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक संशोधन थोड़ा सा या संभावना दिखती है, क्योंकि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बीजेपी एक शीर्ष पे चल रही है और बहुत कम संभावना है कि उसमें हो। संभावना एक है कि वोट परसेंटेज जो अभी आप दिखा रहे हैं वो बढ़ जाए, और वो जो जनवरी फरवरी का माहौल होगा उससे वो बढ़ने की मुझे उम्मीद है। सीटों में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो सीटें बढ़ सकती हैं। और क्या वही जनवरी फरवरी का माहौल जो होगा, मतलब आपका राम मंदिर और ये जो से बनेगा, तो उससे जब ये माहौल बनेगा तो परसेंटेज बढ़ सकता है उसमें। लेकिन ये तय है कि जब सीटें आप अधिकतम सीटों पर आप जब कब्जा आपका है तो उसमें कुछ सीटें भला हो जाएं। और इस समय बीजेपी की रणनीति भी मुझे ये लगती है कि जहाँ जरा सी भी संभावना है उस पर ज़्यादा काम किया जाए। जैसे पश्चिम बंगाल एक संभावना थोड़ी सी है, मुझे तो वो भी आशंका है कि 18 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उस संभावना पे लड़ते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र जो इनके हिसाब से टूटता हुआ है, थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ इनको काम करना होगा। या कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। आपने महत्वपूर्ण राज्य का जिक्र किया महाराष्ट्र, क्योंकि हमने पश्चिम भारत का आंकड़ा भी दिखा। महाराष्ट्र जो है पश्चिमी भारत में ये एक कमजोर कड़ी बनता हुआ यहाँ पर एनडीए के लिए उभर रहा है सर विजय जी।
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं तो उसमें शिवसेना और जो शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी, उसमें भी तो टूट हुई है। तो जो वो सीट उनको मिल रही थी शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, वो सीट नहीं मिलेगी। उसमें से कुछ सीटें तो शिंदे साहब भी लेकर ही आएंगे, कुछ सीटें अजित पवार भी लेकर आएंगे। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर महाराष्ट्र में होगा। नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हो, लेकिन नुकसान पर जो अक्कू साहब ने कहा वो बात है कि जनवरी फरवरी का माहौल भी उसमें महत्वपूर्ण होगा। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप तीसरी बार सरकार की बात कर रहे हैं तो अब जवाहरलाल नेहरू के बाद ये मौका होगा, यदि ये सरकार बनती है, कि वो हैट्रिक बनाए। और जीत के लिए भी या किसी भी लड़ाई के लिए आप कैसे माहौल बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 3 राज्यों में उन्हें जीत मिली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने उसी समय एक स्लोगन बना दिया, नैरेटिव बना दिया हैट्रिक का, कि ये हैट्रिक वहां की हैट्रिक तक पहुंच जाएगी। और वो भी अब की बार 400 पार के साथ। हाँ, और 400 पार के साथ वो अमित शाह भी उसको लगा रहे हैं। तो वो नैरेटिव भी आपकी लड़ाई को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब ये लग रहा है कि ये हैट्रिक वाला जो है, हालांकि हैट्रिक हमेशा अच्छे से अच्छे बॉलर के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन नेहरू के बाद वो हैट्रिक मोदी बनाएंगे, और किस तरह से बनाएंगे वो एक बड़ा है, लेकिन नैरेटिव ऑलराउंडर है। बिल्कुल, मतलब वो हैट्रिक वाले काम को आसान करने के लिए ही लक्ष्य जो है वो रखा गया कि अब की बार 400 पार वाला बिल्कुल टारगेट रखा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मुझे लगता है चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले बताते हैं आपको कैसे एबीपी न्यूज सी वोटर का ये जो सर्वे सामने आया है, इस पर जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसी सर्वे को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। 2024 में 400 सीटें जीतकर मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। तो देखिए वही बात जो अभी हम लोग यहां पर कर रहे थे कि साहब तीसरी बार मोदी की हैट्रिक और 400 प्लस सीटों के साथ, तो वही दावा बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनकी तरफ से किया जा रहा है। सुनिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि 75 सीटें दिखा रहे हैं। हम तो 80 का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी और अब की बार दिल्ली में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जो कांग्रेस और सपा को सिर्फ 5 सीटें दिखाई जा रही हैं? धरातल पे पूरा सर्वे किया गया। जब ये सनातन का विरोध करेंगे, सनातन पर चुप्पी साधेंगे, और दूसरी बात यह है कि ये काम करते समय आज उत्तर भारत के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो चेन्नई में टॉयलेट साफ करते हैं, इस बयान पर भी चुप रहेंगे, तो इनका और क्या होगा। और दूसरी बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास के कामों से जो कीर्तिमान स्थापित किया इस देश में, न भूतो और भविष्य तो फिर करेंगे तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे। सब जिस तरीके से कह रहे हैं कि गठबंधन है, अभी तो बहुत दूर की बात है, जब गठबंधन होगा तो फिर देखिए कि बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे हम लोग। गठबंधन तो अभी 3 राज्यों के चुनाव में भी था। जब ये अनिश्चितता की स्थिति में गठबंधन में ये काम कर रहे हैं तो इनका जो परिणाम होना है, महाभारत में कहा गया था कि अनिश्चय में कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये अनिश्चय में युद्ध जीतना चाहते हैं, इन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी। जरा अब नंबर पूर्वी भारत का आपको दिखा देते हैं। पूर्वी भारत जिसको लेकर सी वोटर का सर्वे जब सामने आया तो 153 सीटों में एनडीए के खाते में वोट शेयर 42% जाने का अनुमान, इंडिया के खाते में 38% वोट शेयर जाने का अनुमान, अन्य के खाते में 20% वोट शेयर जाने का अनुमान। और इसको अगर सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो 153 सीटें हैं ये पूर्वी भारत में। एनडीए के खाते में इन 153 में से 80 से 90 सीटें जा सकती हैं, इंडिया के खाते में 50 से 60 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 10 से 20। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो इन 153 में से एनडीए के खाते में गई थी 101 सीटें और इंडिया गठबंधन का जो खाता है, कांग्रेस प्लस का खाता, उसमें 12 सीटें गई थी, जो इस बार नंबर काफी बढ़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर रही है, इसको लेकर आपका आकलन, दिबांग जी। देखिए, मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में यहाँ जो महत्वपूर्ण राज्य जुड़े हुए हैं वो बिहार और पश्चिम बंगाल हैं, और ये दो राज्य हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, और इसका मैं उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ। बिहार में क्या जो अक्सर हमने देखा है कि अगर 3 बड़ी जो पार्टियां हैं उनमें से 2 एक साथ हो जाती हैं तो तीसरे को बहुत मुश्किल होती है
क्या वो मुश्किल को पाट पाएगी बीजेपी? यानी अगर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को देखें, कोई भी दो मिल जाती हैं तो तीसरे को मुश्किल होती है। इस बार दो मिली हुई हैं, कांग्रेस तो नगण्य जैसी है, वो भी उसी तरफ है, लेफ्ट भी उसी तरफ है। क्या उस हालत में ये निकाल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। और मेरे ख्याल से जो बीजेपी की अपनी अंदरूनी बैठक हो रही है उसमें भी इस बात का उल्लेख हो रहा है कि बिहार पर हमें ध्यान देना है, महाराष्ट्र पर ध्यान देना है। ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसी वजह से। और ये जो हमारे पास सर्वे है, मुझे भी जो निजी तौर पर इंटरेस्ट होगा वो ये देखने में होगा कि मणिपुर के बाद जो पूर्वोत्तर के बाकी राज्य हैं वहाँ पर क्या असर होता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया हुआ। मुझे लगता है कि उसकी छाया, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी छाया बाकी राज्यों पर दिखाई देगी। ठीक है विनोद जी, दक्षिण में बीजेपी बढ़ नहीं पा रही है जिस रूप में बढ़ना चाहिए या वो खुद उम्मीद कर रही थी। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ वो जो गठबंधन के साथी थे वो साथ छोड़ चुके हैं और ऐसे में अब समीकरण इस रूप में बदले हुए हैं कि 2019 के मुकाबले वहां पर कुछ दिक्कत में बीजेपी नजर आ रही है। और जो उत्तर पर पूरा दारोमदार था तो वो तो 2019 में भी एक तरीके से जो कहा जा रहा था कि साहब पीक हासिल कर ली है, तो उस पीक को मेंटेन करते हुए या उसको, क्योंकि ज्यादा गुंजाइश भी नहीं वहां पर और इंप्रूवमेंट की, फिर भी वहां पर इंप्रूव करती हुई पार्टी की टाली नजर आ रही है। तो ओवरऑल पिक्चर आपको क्या लग रही है? नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल पिक्चर ये है कि बीजेपी की चुनौतियां उन राज्यों में हैं। देखिए 2019 का एनडीए और 2024 का एनडीए बहुत फर्क है। 2019 का एनडीए में जेडीयू उसके साथ था, अकाली दल साथ था, शिवसेना साथ थी, ये तीन बड़े दल साथ थे, एआईडीएम के भी साथ थे। चार बड़े दल जो है जिनकी ताकत अपने अपने राज्यों में है वो साथ थे। लेकिन इस बार एनडीए को अगर देखें तो बीजेपी के अलावा बड़ी पार्टी है कौन? रामदास अठावले हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जीतन राम मांझी हैं, यही सब तो है ना। जेडीएस है, जेडीएस तो अभी आया है। तो कोई बड़ा सहयोगी उनके पास नहीं है जो ऐड ऑन कर सके उनको वोट। अब जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी जो नीतीश लालू एक साथ हैं और उसमें कांग्रेस और लेफ्ट, भले उनका वोट कम हो, लेफ्ट तो ऐसा है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका 5000 से लेकर 10,000 15,000 वोट है जो ऐड ऑन होता है बिहार में कम से कम, कहीं और ज़्यादा है। तो वो उसको एडवांटेज है महागठबंधन को। और कांग्रेस का भी 6% वोट है, वो भी एडवांटेज है चूंकि जुड़ता है जाकर के। बीजेपी के साथ क्या है कि वहाँ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और साहनी, ये तीन हैं उनके साथ। अब ये 2019 में भी थे उनके साथ, ये 2015 में भी साथ थे। इनका कोई बहुत ज़्यादा पैन बिहार असर नहीं है जी। इनका अपने में छोटा मोटा कर सकते पॉकेट्स हैं। तो जो लड़ाई लड़नी है बिहार में, बीजेपी को अकेले लड़नी है अपने दम पर। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र में शिवसेना जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो बड़ी फोर्स थी, तो वो एक साथ थे। अब वहाँ शिंदे साहब के भरोसे लड़ना है। शिंदे साहब का असर थाने से आगे है नहीं। ठीक है, मुंबई में भी आज भी असर वहाँ, भले उनके पास विधायक और वो आ गए हों चुनाव आयोग के फैसले के बाद, लेकिन मासेस में वो भी टेस्ट होना है। क्यों जिस तरह अजीत पवार और शरद पवार का भी टेस्ट होना है, क्योंकि पैन वो जो महाराष्ट्र है वो स्थिति उसमें अजीत पवार के हद तक कर पाएंगे। बीजेपी को ही गाड़ी खींचनी है वहां पर इन राज्यों में। और बंगाल में अभी वही स्थिति है जो 2019 में थी और जो अपना आंकड़ा था ना पूरी भारत का, 19 में ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ नहीं थे, अलग अलग थे। तो उनकी सीटें भी अगर आप जोड़िए तो 19 में वो ज्यादा हो जाती, 12 से बढ़ जाएंगी, क्योंकि 23 तो अकेले तृणमूल कांग्रेस की सीटें थी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान देकर चुनौतियां बीजेपी के लिए यहाँ है। और जो पीक वाले राज्य हैं जिनमें पीक, वहां भी फिसलने की कुछ गुंजाइश भी है, एकदम सीमेंटेड नहीं है। क्या मान लीजिए अगर राजस्थान में आप 4 सीट हार गए या मध्य प्रदेश में आप 3 सीटें 4 सीटें हार गए तो कमी होंगी ना। तो पहले उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां सहयोगी थे, गठबंधन था। वो सहयोगियों और गठबंधन की कमी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को खलेगी अक्कू जी? बिल्कुल खलेगी, लेकिन बीजेपी का जैसा दावा है, अब दावे में ही बात कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई और सी स्ट्रेटेजी उनकी बहुत साफ नहीं आई है। बिहार को लेकर के खास तौर से उनका मानना है जो उनके वोट बैंक, वो वोट बैंक पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, ना कि पार्टियों पर बात कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, दलितों को लेकर के उनके पास काफ़ी संभावना उन्होंने अपने लिए निकाल रखी है।
किस हद तक वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्या जो बेनिफिशियरी वाला फ़ायदा है उसको किस हद तक उठाएंगे, और ये फोकस उसी पर हो रहा है। जो जनरल सेक्रेटरी वहाँ पर लगाए गए हैं काम के लिए इसमें, और जो प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो भी उसी रणनीति में लगे हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि कहाँ कितनी तक किस हद तक जाएगी, लेकिन एक संभावना वो खोज रहे हैं, और बीजेपी को यही संभावनाएं ही खोजनी होंगी दलों के अलावा। अगर बीजेपी दलों के अलावा अपने वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस करेगा, अपने नए वोट बैंक, क्योंकि अब सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी के सामने है कि नया वोट बैंक कहाँ से लाए वो सब जितने सोर्सेज थे उनको कर चुकी है। अब वो नए वोट बैंक दूसरे के वोट बैंक को हटाकर, चुरा कर, किनारे करके ला करके तब वो अपने साथ ला सकती। पूरी कोशिश, स्ट्रेटजी जो मेरे जानकार या मेरे लोग बताते हैं वो इसी पर है, और शायद उसी पे वो काम करना चाहते हैं वो। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, जरा सा 1 मिनट ये दिखा देते हैं दर्शकों को पहले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ा लेंगे। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल को लेकर बीजेपी का जो जोश है वो लगातार हाई बना हुआ है। बीजेपी के सांसद हैं, बिहार के नेता हैं सुशील मोदी, वो कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति अब आगे आगे और कमजोर हुई है और होगी भी। सुनिए। बिहार हो या यूपी हो, जो इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी दल हैं, कांग्रेस को 10% सीटें भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी जी। सुशील जी, एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर लड़ सकते हैं, और वहीं कांग्रेस के लिए महज 4 सीटें छोड़ी जा रही हैं, जो बिहार की बात की जाए तो। देखिए, पिछली बार बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और देखिए कांग्रेस की 4 सीट लड़ने की भी औकात नहीं है, भले वो ऑल इंडिया पार्टी हो, लेकिन बिहार के अंदर कोई उनका न तो कोई वोटर है, न कोई उनका समर्थक है, न कोई उनका आधार है। 1 साल हो गया आज तक स्टेट वर्किंग कमेटी का भी गठन नहीं कर पाए। लेकिन बाकी तो देखिए उनका आंतरिक मामला है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस 4 सीटों पर तैयार होगी। कांग्रेस इस बात के लिए पूरा प्रयास करेगी कि कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़े। तो देखिए ये उनका आंतरिक मामला, उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। इस पर में कांग्रेस 3 राज्यों में चुनाव में हार के बाद पहले भी कमजोर थी और ज़्यादा कमजोर हो गई, और सहयोगी दल अब उसको घास डालने के लिए तैयार नहीं है। सर, यही हालत तो फिर यूपी में भी हो रही है, तो इससे तो आपसी जो ये हो रहा था हम सामंजस्य बना लेंगे, तो कांग्रेस क्या इस हद तक झुकेगी, आपको लगता है? देखिए क्या करेगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस की हैसियत जो है यूपी में 8 सीट लड़ने की भी नहीं है।